दोस्तों, रंजीत सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने गया था। जब वह इंटरव्यू देने जाता है तो उस हॉल में जाते ही वह देखता है कि 3 लोग बैठे हैं, जिसमें एक महिला भी थी। उस महिला को देखकर वह थोड़ी देर उसे एकटक देखता रह जाता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए रेडी होता है। उसके बाद रंजीत बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू देता है। उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है क्योंकि उसने सारे सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दिए थे। से भी इंटरव्यू देने के बाद रंजीत बाहर आता है तो उसके पीछे पीछे वह महिला भी आ जाती है जो उसका इंटरव्यू ले रही थी। बाहर आने के बाद रंजीत से कहती है, रंजीत, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? तब रंजीत कहता है, जी मैडम, मेरे पास वक्त है, आप बोलिए क्या बोलना चाहती हैं। दोस्तों, आखिर जो महिला थी वह रंजीत से ऐसी कौन सी बात करना चाहती थी जो उसके पीछे पीछे चली आई। इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, इलाहाबाद में रंजीत और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहा करते हैं तथा उनके घर में उनके बुजुर्ग माँ बाप भी साथ में ही रहा करते हैं। रंजीत के पिता एक सरकारी आदमी थे, इसलिए उन्हें पेंशन मिला करता है और उस पेंशन से ही इनका घर का खर्चा चलता है। रंजीत की अभी नई नई शादी हुई थी। रंजीत की पत्नी का नाम सुमन था। सुमन जब ब्याह कर रंजीत के घर आई तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे घर की स्थिति खराब होने लगती है, क्योंकि सुमन जो थी वह घर को सही से संभाल नहीं पाती थी। उसके अंदर घमंड आ चुके थे, क्योंकि वह दहेज में बहुत सारे पैसे लेकर आई थी। सुमन के पिता ने उसे दहेज में बहुत सारे सामान भी दिए थे। इन्हीं सब चीज़ को लेकर उसके अंदर घमंड आ चुकी थी। वह घर में किसी से ढंग से बात नहीं किया करती थी, अपने सास ससुर की बातों को कभी मानती नहीं थी। यहाँ तक कि अपने पति को भी अब वो उतनी वैल्यू नहीं दिया करती है। इसके व्यवहार को देखकर रंजीत थोड़ा घबराता है, मगर सोचता है शायद अभी नई नई शादी हुई है, इसे यहाँ पर एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। यही सोचकर उसे समझाने की कोशिश करता है। इन्हीं सब उलझनों के साथ वक्त बीतता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे सुमन का घमंड और भी सर चढ़ने लगता है। वह और भी अपने तेवर दिखाकर बात करने लगती है। अब हालत यह हो गई थी कि अगर रंजीत उसे कोई काम कहता या कुछ भी कहता तो वो फट से जवाब देती, मैं किसी की नौकरानी नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एक बहू बनकर आई हूँ और इस घर की मालकिन बनकर रहूँगी। उसकी इस हरकत से भी रंजीत नाराज नहीं होता, बल्कि उसे समझाता है, कहता है, हाँ सुमन, ये घर तो तुम्हारा ही है और इस घर की मालकिन भी तुम हो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ही तो घर संभालना है। क्योंकि मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और तुम इकलौती बहू हो, तो ये घर तो तुम्हारा ही होगा ना। घर में उतने पैसों की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की सरकारी नौकरी थी, जिसकी वजह से उन्हें आज तक पेंशन मिल रहा था। उन्हीं पेंशन से इनका घर चला करता था। अब जो रंजीत होता है वह सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि वह भी अब कोई सरकारी नौकरी करना चाहता था। इसी तरह 1 साल का वक्त गुजर जाता है, मगर सुमन के रवैये में कोई चेंज नहीं होता। अब रंजीत को उसकी यह हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वह कहता है, देखो, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो, वरना तुम सोच लो, तुम्हें जो करना है करो। जब रंजीत ये सब कहता है तो उसके बाद सुमन ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। अब जो सुमन की माँ होती है वो कहती है, बेटा, तुम वहाँ जो ससुराल में इतनी तकलीफ झेल रही हो उसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर तुम मेरे यहाँ आ जाओ और यहीं पर रहो। अब अपनी माँ की बात सुनकर सुमन अपने पति से रिश्ता तोड़कर वह सीधे अपने मायके चली जाती है। सुमन के माता पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि उनके पास धन दौलत ज़मीन जायदाद के साथ साथ उनके पास एक अच्छी खासी नौकरी भी थी। इसलिए सुमन उनके घर उनके साथ रहने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है। इन बीच रंजीत कई बार सुमन से फ़ोन पे बात करता है और उसे लेने भी जाता है, मगर वह आने से इनकार कर देती है। सुमन काफ़ी नकचढ़ी लड़की थी। वह कहती है, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम लोग मेरा बार बार वहाँ अपमान करते हो, जबकि सुमन खुद उन लोगों का अपमान किया करती थी। रंजीत सुमन को काफ़ी समझाता है, मगर जब सुमन नहीं मानती तो वह चुपचाप अपने घर चला जाता है। अब इधर जो सुमन होती है वो अपनी माँ के कहने में रंजीत पर तलाक का केस दर्ज कर देती है। अब जो केस होता है वह कोर्ट तक चला जाता है। कुछ दिनों के बाद फैसला आता है कि रंजीत कुछ पैसा सुमन को देगा, जो तलाक के एवज में उसे देने ही पड़ेगी।
कोर्ट के फैसले के आगे रंजीत मजबूर हो जाता है और उसे वह पैसा चुका देता है। अब इस फैसले के बाद दोनों अपने अपने घर रहते हैं और इधर रंजीत जो होता है वह अपनी पढ़ाई जारी रखता है। पढ़ाई करते करते 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में रंजीत कितनी जगह इंटरव्यू दे चुका था, कितने एग्ज़ाम दे चुके था, मगर कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर से वह एक टेस्ट क्लियर कर किया था, अब उसे इंटरव्यू देने जाना था। अगली सुबह रंजीत बन ठन कर इंटरव्यू देने चला जाता है। वह वहाँ जाने के बाद एक बिल्डिंग में जाता है और उस बिल्डिंग में ही जाने के बाद एक कमरे में बैठ जाता है। अपना नंबर आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही उसका नंबर बोला जाता है वह खुशी खुशी कैबिन में चला जाता है। जैसे ही रंजीत कैबिन के अंदर जाता है तो देखता है कि 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें एक महिला भी बैठी थी। जब उस महिला को रंजीत देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं, उसकी ही पत्नी थी जिसे वह तलाक दे चुका था। सुमन को देखने के बाद वह चुपचाप खामोश रहता है, मगर फिर सोचता है कि चलो मुझे इंटरव्यू तो देना ही है, क्योंकि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए बिना इंटरव्यू दिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। यही सोचकर वह इंटरव्यू देने लगता है। रंजीत सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से देता है और उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। अब जैसे ही रंजीत बाहर आता है तो पीछे पीछे सुमन भी चली आती है और रंजीत को रोककर कहती है, रंजीत क्या आपके पास मेरे लिए थोड़े से वक्त हैं? रंजीत कहता है कि क्यों? तो सुमन कहती है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सुनने के बाद रंजीत कहता है, जी मेरे पास वक्त ही वक्त है, बोलिए। तब वो दोनों एक पार्क में जाकर बैठते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सुमन उस वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोते रोते सुमन रंजीत से माफ़ी मांगती है। उसकी इस तरह की हरकत देखकर रंजीत हैरान होता है और उसका रोने का कारण पूछता है। वह सोचता है कि लड़की इतनी घमंडी थी, किसी का बात नहीं मानती थी, फिर अचानक यह मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रंजीत कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ, और जो माफ़ी की बात कह रही हो तो मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है। पहले तुम यह बताओ कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। तब सुमन रंजीत से कहती है, मेरी तलाक का कारण मेरी माँ थी, वही मुझे उल्टा सीधा सिखाया करती थी, वरना मैं कभी भी आपसे तलाक नहीं लेती। मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। यह सुनने के बाद रंजीत कहता है, हाँ तुमने गलती तो की है, मगर चलो कोई बात नहीं। इसके बाद सुमन कहती है, जो तुमने मुझे पैसे दिए थे तलाक के एवज में, मैं उन पैसों को लेकर अपने माँ के घर तो चली गई, लेकिन उन सारे पैसों को मेरे घर वाले ने अपने कामों में खर्च कर दिया। उसके बाद मेरी माँ का देहांत हो गया और धीरे धीरे समय बीतता रहा, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती गई, क्योंकि माँ के बाद पिताजी के घर पे कोई भी सुनता नहीं था, और जो भैया भाभी थे वो अपनी मनमानी करने लगे, और घर भी तो उन्हीं का था। उस वक्त मुझे पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया, क्योंकि घर में जो भैया भाभी थे वो मुझे बार बार ताना दिया करते थे। सुमन की बातों को सुनकर रंजीत को बहुत बुरा लग रहा था। इसके बाद सुमन कहती है कि मैं उनके तानों से तंग आ चुकी थी, इसलिए उनका घर छोड़कर यहाँ चली आई और यहाँ एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढने लगी। जब मैं ये नौकरी ढूंढ रही थी तभी मुझे यह नौकरी मिली, मगर यह कॉन्ट्रैक्ट पर है। मुझे ज़्यादा वेतन तो नहीं मिलता, मगर उतना मिल जाता है जिससे मैं अपना गुजारा करती हूँ। सुमन की बातों को सुनकर रंजीत बहुत दुखी होता है। फिर अचानक उसकी नज़र सुमन के गले पर और मांग पर पड़ती है। वह देखता है कि मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र। यह देखकर पूछता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। तब सुमन कहती है, मेरे पति तो तुम हो, क्योंकि यह सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और के नाम की नहीं बल्कि तुम्हारे नाम की है। यह सब सुनने और देखने के बाद रंजीत का दिल पिघल जाता है। वह कहता है, अगर ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताना। सुमन रंजीत की बात सुनकर फिर से माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। रंजीत खुशी खुशी अपना नंबर सुमन को दे देता है। अब दोनों ही फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। एक दिन रंजीत सुमन से बात कर रहा था, तभी सुमन कहती है, क्या तुम घर पे हो? अगर घर पे हो तो माँ से बात कराओ। यह सुनकर रंजीत माँ से बात कराने ले जाता है। अब माँ से बात करने के बाद सुमन पता नहीं क्या कहती है कि उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब रंजीत सुमन से बात करता है तो देखता है कि वह भी उधर फुट फुट कर रो रही है। रोने का कारण रंजीत को समझ में आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, बेटी तुम कब घर आओगी। सुमन कहती है, रंजीत क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से शादी कर ले और साथ में रहे। यह सुनने के बाद रंजीत कहता है, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो हम फिर से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद सुमन खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर आ जाओ लेने। अब इधर रंजीत अगले दिन
तैयार होकर उसे लेने चला जाता है। अब जैसे ही सुमन रंजित के साथ अपने ससुराल आती है तो अपनी सासू माँ के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि रंजित की माँ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। रंजित की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भर गई, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी भी मिल गई थी और उसकी पत्नी भी वापस आ चुकी थी। अब सभी परिवार वाले खुशी खुशी साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।